Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history South India, and in this segment we are into Pallava dynasty. We have already done 3 videos of this topic Pallava dynasty. और अब तक हमने जो देखा था, हमने सबसे पहले पल्लवा डायनेस्टी में रूलर्स यानी शासकों को पढ़ा था, फिर हमने पल्लव और चालुक्य के संघर्षों को देखा था, फिर हमने कुछ और पॉइंट्स को देखा था, जैसे कि देखिए हमारे पास ये पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस करना था हमें। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, फूड हैबिट्स, आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करना था। तो पिछले वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी को देख लिया था, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा रिलीजन, लिटरेचर एंड एजुकेशन एंड फूड एंड हैबिट्स। तो इन 3 टॉपिक्स को हमें देखना है और लास्ट वीडियो हमारा होगा आर्ट एंड कल्चर पे, वो एक अलग वीडियो होगा सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पे। इसके पहले वाले वीडियो में एडमिन और सोसाइटी यानी प्रशासन और समाज को देखा था, ठीक है। आज धर्म, साहित्य और शिक्षा और खान पान को हम देखने वाले हैं, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि जब मैंने दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डीप साउथ में, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में हमने संगम एज से शुरुआत की थी। हाँ, यहाँ पर मालाबार कोस्ट जो आज का केरल है और नीचे थोड़ा सा तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पे हमने चेर डायनेस्टी को देखा था, चेर वंश को। फिर यहाँ नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हमने देखा था पांड्यों को, और ऊपर तमिलनाडु के क्षेत्र में हमने देखा था चोलों को, ठीक है। ये संगम एज था, ठीक है। और संगम एज के बाद हमने वकाटकों को पढ़ा था, वकाटकों के बाद हमने पढ़ा था वातापी के चालुक्यों को, वातापी के चालुक्यों के बाद हमने राष्ट्रकूटों को पढ़ा था, और उसके बाद हमने कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ा था, और फिर उसके बाद हमने ये टॉपिक शुरू किया था पल्लव डायनेस्टी। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊं इसको डिस्कस करने के पहले इन पॉइंट्स को, कि हमने जब पोस्ट मौर्यन पीरियड खत्म किया था, यानी कि मौर्य उत्तर काल में आपने देखा होगा मौर्यों के बाद, तो मौर्यों के सक्सेसर के रूप में पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप देखेंगे कि कुछ विदेशी ताकतें उभरती हैं और कुछ देशी ताकतें उभरती हैं। यानी कि मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ विदेशी ताकतें भारत में आती हैं नॉर्थ वेस्ट से, और कुछ देशी ताकतें उभरती हैं, ये मैंने बताया था। चूंकि आपको मैप पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये पल्लव डायनेस्टी को मैं दिखा रहा हूं तो इसको आपको समझ लेना पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल आइडिया रहे, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया था कि विदेशी ताकतों के रूप में सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, ठीक है। उसके बाद सीथियंस यानी कि शक आए इधर से, फिर उसके बाद आए पहलव, ये पल्लव है और एक पहलव होंगे, ठीक है। पर्थियंस जिनको कहा जाता था वो ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में और कुछ सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में थे, तो वो आए, और लास्ट में कुषाण आते हैं। ये सब विदेशी ताकतें थी जो मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में, मौर्यों के सक्सेसर के रूप में भारत में आए और खुद को उन्होंने स्टैब्लिश किया। लेकिन मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि कुछ देशी ताकतें भी उभर कर आती हैं, जिसमें सबसे पहले शुंग वंश, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग, और यहीं पे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में शुंग वंश की शुरुआत करता है। यहीं पे फिर शुंगों को रिप्लेस करके कण्व आते हैं, और जब कण्वों का एंड होता है, खात्मा होता है, तो साउथ इंडिया में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आते हैं कौन, सातवाहन या सतावाहन, ठीक है। तो सातवाहन यहां आते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और सातवाहनों को रिप्लेस करते हैं वकाटका। V स्टैंड्स फॉर वकाटका, S स्टैंड्स फॉर सातवाहन, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का कुछ क्षेत्र फिर यहां पे मिलाते हुए आ जाते हैं कौन, चालुक्य वातापी। V स्टैंड्स फॉर यहां पर वातापी, चालुक्य वातापी, CV चालुक्य वातापी आ जाते हैं। फिर चालुक्य वातापियों को रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटाज, R स्टैंड्स फॉर राष्ट्रकूटाज, और फिर राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करते हैं चालुक्य कल्याणी, K स्टैंड्स फॉर कल्याणी। तो इस तरह से सातवाहनों के बाद
वकाटक आते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पे, फिर वकाटकों का स्थान लेते हैं चालुक्य वातापी। लेकिन ये वातापी चूंकि कर्नाटका में है तो ऑब्वियसली ये सबसे पहले ये दोनों महाराष्ट्र में है, लेकिन वकाटकों के बाद कुछ मैंने बताया कि कर्नाटका का भी क्षेत्र आता है और चालुक्य वातापी अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। फिर राष्ट्रकूट आते हैं उसी जगह पे, फिर उसी जगह पे चालुक्य कल्याणी आते हैं। यहां तक आपने बात समझ लिया था, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में, ठीक है, यहां पर जब यहां पर चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटाज हैं, उसी समय यहां पर पल्लव यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। पल्लवों का जो क्षेत्र है वो नॉर्दर्न आंध्रा, ठीक है, सॉरी साउदर्न आंध्रा, दक्षिणी आंध्र, देखिए आंध्र प्रदेश है तो इसका दक्षिणी पार्ट और फिर तमिलनाडु का उत्तरी पार्ट, यानी उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्रा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश आज का और उत्तरी तमिलनाडु आज का, ये पल्लवों का जो था क्षेत्र था, टेरिटरी था, ठीक है। तो यहीं पे पल्लव आते हैं। तो जब इधर पे चालुक्य और राष्ट्रकूटा हैं, इधर पल्लव हैं, यानी चालुक्य और राष्ट्रकूटा। मैं फिर से बता दूं आपको कि चालुक्य वातापी, ठीक है, चालुक्य वातापी ये और पल्लव जो हैं, मैंने पहले भी बता दिया था, ये दोनों पैरेलल शक्तियां हैं और इसीलिए आपने वातापी के चालुक्यों का और पल्लवों का संघर्ष भी देखा। हमने इस टॉपिक के दूसरे वीडियो में देखा था, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहां पर लिख देता हूं चालुक्य, वातापी और पल्लव, ये पैरेलल शक्तियां हैं, ठीक है। उसी तरह से और पैरेलल शक्तियां में आप चालुक्य वातापी भी हैं और राष्ट्रकूटाज भी हैं, आर भी, राष्ट्रकूटाज भी, ये दोनों आपको पल्लवों के पैरेलल हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, ये पल्लवों के पैरेलल होते हैं, ठीक है। और फिर आप देखेंगे सी के यानी कि चालुक्य कल्याणी, ये हैं किसके, चोलों के। देखिए साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु में कौन है, पल्लव है, ठीक है। बाद में कुछ और क्षेत्र लेते हुए ये तमिलनाडु का उसी स्थान पे चोल आ जाएंगे, उनको हम कहेंगे मेडाइवल चोला, ठीक है, मध्यकालीन चोल। पहले हमने संगम एज में भी एक चोल को यहां पर देखा था, हाँ, ये चोल उस समय खत्म हो जाएंगे, फिर वो मेडिएवल पीरियड में उभर के आएंगे। तो ये चोल और कल्याणी के चालुक्य, ये दोनों पैरेलल शक्तियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि चालुक्य वातापी यहां पर और राष्ट्रकूटा पल्लवों के पैरेलल हैं, तो चालुक्य कल्याणी चोलों के पैरेलल हैं। जो चोल इन पल्लवों का स्थान लेंगे, हमने पहले भी आपको इसको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि पल्लव जो है यहां पर पल्लवों के स्थान पर चोल आ जाते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो सातवाहनों का जब एंड होता है तो यहां पर वकाटका आते हैं इधर, ठीक है ना, तो उसी के आसपास यहां पे ईस्टर्न पार्ट में आंध्रा में आपको आ जाते हैं कौन, पल्लव आ जाते हैं, ठीक है ना, उसी समय। हालांकि पल्लवों के पहले यहीं पर इक्ष्वाकु भी है, ठीक है। इक्ष्वाकु बेसिकली आ जाते हैं कब, मेरे ख्याल से इक्ष्वाकु आ जाते हैं इनके पहले, यहां पर पल्लवों के पहले इक्ष्वाकु हैं, फिर पल्लव आते हैं आंध्र में, ठीक है। लेकिन पैरेलल शक्तियां यही होंगी, कौन, चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूटा पल्लवों के और चालुक्य कल्याणी और ये मेडाइवल चोला, ये पैरेलल शक्तियां होंगी। तो आपको ये जानना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां तक हमने समझ लिया, आपको बिल्कुल सीक्वेंस याद रखना चाहिए। सातवाहन महाराष्ट्र में, वही महाराष्ट्र में वकाटका, फिर वातापी या बादामी, आज का मॉडर्न नाम जो है बादामी, यानी कर्नाटका का क्षेत्र लेते हुए चालुक्य वातापी, फिर उसी स्थान पर आएंगे राष्ट्रकूटाज और फिर उसी स्थान पर आएंगे चालुक्य कल्याणी। ये चालुक्य वातापी और चालुक्य कल्याणी, इनको कहा जाता था वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है ना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पल्लवों को और हम पल्लवों में कई वीडियोस कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने जनरल इंफॉर्मेशन लिया था, ठीक है, और वहां पर हमने बताया था कि मेन शासक, मुख्य शासक यानी रूलर्स कौन कौन से हैं, वो हमने देख लिया था उनके बारे में। फिर दूसरे वीडियो में हमने चालुक्य वातापी, ठीक है, और पल्लवों का संघर्ष देख लिया था। देखिए पैरेलल शक्तियां हैं, इसको कहीं चालुक्य वातापी भी देगा और कहीं बोलेगा चालुक्य और पल्लव संघर्ष, हाँ, चालुक्य एंड पल्लव स्ट्रगल, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। तीसरे वीडियो में हमने बात की थी
यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में हमने एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी ये हमने देख लिया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम देख चुके हैं। यहां पर आप देखिए, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये और ये। और आज हम देखने वाले हैं रिलीजन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, फूड हैबिट्स, तीनों को देखेंगे। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर पे एक अलग वीडियो नेक्स्ट होगा, जो कि हमारा वहीं पे दक्षिण भारत का इतिहास हम खत्म कर लेंगे। और इस इतिहास में जो चोलों को पढ़ना है पल्लवों के बाद, वो हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे अर्ली मेडाइवल पीरियड, यानी पूर्व मध्यकाल में। एक तरह से मैंने बता दिया था कि ये जो पीरियड है आपको पूर्व मध्यकाल में भी इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, तो मेडाइवल पीरियड का भी पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हर्षवर्धन के बाद 647 एडी से लेकर, हर्षवर्धन का कब अंत होता है? 647 एडी में, 647 ईस्वी में, और उसके बाद से लेकर 1200 यानी 1200 एडी तक का जो समय है वो अर्ली मेडाइवल पीरियड यानी पूर्व मध्यकाल माना जाता है। तो देखिए 550 से 897 तक का पीरियड माना जाता है लगभग इनका, पल्लवों का। एग्जैक्ट नहीं है, आप 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक मान सकते हैं। तो ये पल्लव एक्टिव रहेंगे। हालांकि पल्लवों की शुरुआत इसके पहले से हो चुकी है, लेकिन 575 एडी में मैंने बताया था सिंह विष्णु ने, जो कि रियल फाउंडर थे, वास्तविक संस्थापक, उन्होंने पल्लव डायनेस्टी को एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य के रूप में स्टैब्लिश किया था। तो इस वजह से हम ये समय रखते हैं। आप बिल्कुल समय पे मत जाइएगा, पहले भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, और पल्लवों की जो टेरिटोरी है, ये मैंने पहले क्या बताया कि साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु का क्षेत्र आज का जो है वही पल्लवों का था, जिसे तोंडई मंडलम कहा जाता था। यहां तक हमने सब देख लिया था। एडमिन, प्रशासन और समाज देख लिया था। अब देखते हैं हम रिलीजन को। हालांकि रिलीजन की कुछ कुछ चर्चा जब हमने शासकों को पढ़ा था वहां भी हमने देखा था। तो जहां तक रिलीजन की बात है, देखिए यहां मैंने क्या ऊपर की तरफ एरो दिया, यानी ब्राह्मण धर्म का सबसे ज्यादा बोलबाला उस समय था, और इनकी प्रगति का काल कहा जाता है, ब्राह्मणों का, या ब्राह्मण रिलीजन या हिंदू रिलीजन, जो भी कह लीजिए। और इसका रीजन था कि चालुक्यों और पल्लवों के समय ही दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। नयनार और अलवार आपको सेक्ट्स थे इनके द्वारा। तो ये ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म के ही सेक्ट थे ये। ठीक है, नयनार जो कि शैव थे, देखिए ध्यान रखिएगा, नयनार शैव और अलवार जो थे ये वैष्णव थे। अब देखिए आप याद कैसे रखिएगा, ठीक है, याद कैसे रखिएगा। नयनार जैसे शंकर जी के नयन होते हैं, तीसरा नेत्र, तीसरा नयन किसका होता है? शंकर जी का। तो उससे आप याद रख लीजिए कि शैव थे नयनार, और अलवार तो वैष्णव हो ही गए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण सेंट भी हुए, जैसे अप्पार, सबंदर, ये जो हैं ये नयनार सेक्ट को फॉलो करने वाले, यानी शैवाइट्स थे, ये शैव धर्म को फॉलो करने वाले थे उस समय। उसी तरह अलवारों में देखेंगे तिरुमंगई एक बहुत बड़े संत हुए, सब बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो है, इस सेगमेंट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनते हैं। तिरुमंगई संत थे, ठीक है, एक संत थे अलवारों के, और ये शूद्र भी थे, ध्यान दीजिएगा। इन द टाइम ऑफ नंदीवर्मन सेकेंड, नंदीवर्मन द्वितीय के समय में ये तिरुमंगई संत थे। पहले भी हम लोगों ने जहां पे शासकों को पढ़ा था वहां मैंने बताया था। ठीक है, तो ये नंदीवर्मन सेकंड के समय थे। तो किसके समकालीन थे ये सवाल आता है। ठीक है, तिरुमंगई जो कि एक शूद्र थे, और वो अलवार संत थे, यानी कि वैष्णव सेक्ट को फॉलो करने वाले थे, वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे। तो वो नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे, और एकमात्र ओनली, ये समझ लीजिएगा, अंडाल, यहां पर एकमात्र महिला संत, महिला संत और एकमात्र महिला संत, इनको लिख लीजिए, एकमात्र महिला संत उस समय की एकमात्र महिला संत थी अलवारों में, एकमात्र महिला संत, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, एकमात्र महिला संत थी। तो अंडाल महिला संत हैं। देखिए अंडाल, ये भी क्या है? अलवार, वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाली। अंडाल याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। एकमात्र, ओनली वेमेन
सेंट, उस समय जो कि किस सेक्ट से बिलोंग करती थी, तो अलवारों से, यानी कि अलवार का मतलब वैष्णव धर्म को फॉलो करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेगमेंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से 2-3 बातें निकल के आएंगी, वो मैं लास्ट में यहां बताऊंगा। देखिए, एक तो शूद्र है और महिला भी इसमें शामिल है इस समय के हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में, तो महिलाओं को भी काफी लिबर्टी है। तो आप देखेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है इसमें, कि ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, ये धर्म को नहीं, वैष्णव धर्म को नहीं अपना सकते हैं, जो शूद्र हों यानी नीची जाति के हो या जो महिला हैं वो भी अपना सकती हैं। तो लिबर्टी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लिए। उसके बाद देखिए, हालांकि रिलीजियस टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंट हैं जो भी हैं, कौन, शासक, जो रूलर्स हैं, शासक हैं, उसमें उनमें रिलीजियस टॉलरेंस है, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता है। तो बौद्ध धर्म को भी देखिएगा, संरक्षण तो इन्होंने दिया है, लेकिन जो ये भक्ति मूवमेंट हुआ नैनारों का और अलवारों का, जो ब्राह्मण धर्म में कहा जाता है या हिंदू धर्म में जो भक्ति मूवमेंट हुआ, उसने जॉल्ट तो दिया, झटका दिया। धीरे धीरे दक्षिण भारत से ये खत्म हो जाएंगे, जैन और ये बौद्ध जो होंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने ये एरो का निशान नीचे की तरफ दिया है। तो हालांकि ये इन ब्राह्मण धर्म को या आप कह सकते हैं शैव और वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले थे सभी, लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस था, धार्मिक सहिष्णुता थी। खासकर आप देखेंगे तो उसमें बौद्ध और जैन थे, तो इनको लेकर कोई ऐसा नहीं था कि इनसे नफरत का भाव था, लेकिन चूंकि इनका बोलबाला हो गया था, लोग ज्यादा अपना रहे, तो धीरे धीरे दक्षिण भारत से जैन और बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे आप देखेंगे कि धार्मिक सहिष्णुता है, कुछ शासकों को देख लें, जैसे सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु जो संस्थापक थे 575 एडी में, देखिए 550 एडी मैंने लिखा है शुरुआत का, यही रियल फाउंडर थे, तो ये वैष्णव हैं, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को देखिए, प्रारंभ में ये जैन थे, तो ऑब्वियसली दूसरे धर्म को लेके, जैन धर्म को लेके सहिष्णुता तो होगी। देखिए ये जैन है, लेकिन प्रारंभ में जैन हैं, लेकिन ये देखिए शैव धर्म ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा एरो लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। ये शैव धर्म, ये शैवाइट हो जाते हैं, ठीक है। किसके प्रभाव में, तो अप्पार, देखिए यहाँ पर नैनार है ना, नैनार जो शैव हैं, अप्पार एक संत हैं, ये दोनों संत हैं। तो ये अप्पार और सबंदर दोनों संत हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों कौन हैं, संत हैं, ये संत हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लिख दिया था, यहाँ नहीं लिखा था। तो अप्पार के प्रभाव में महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है ये शैवाइट हो जाते हैं या शैव धर्म ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से नरसिंह वर्मन सेकेंड खुद को शिव का अवतार कहते हैं। तो देखिए यहां पर खुद को शिव, देखिए कई चीजें हैं नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में, स्वयं को शिव का पूर्ण अवतार, हाँ, खुद को क्या कहते हैं, इनकारनेशन मानते हैं, अवतार मानते हैं शिव का, भगवान शंकर का। तो देखिए कैलाशनाथ मंदिर भी इन्होंने कांची में बनवाया है। मंदिरों पर और आर्ट एंड कल्चर पे हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, मंदिरों के आर्किटेक्चर के बारे में, स्थापत्य के बारे में, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे समझिए कैलाशनाथ मंदिर कांची में जिसे आज का मॉडर्न टाइम में उसे कांचीपुरम कहा जाता है। इनकी राजधानी थी पल्लवों की, ध्यान रखिएगा, पहले मैं बता चुका हूं। पल्लवों के टेरिटरी को कहा जाता था तोंडई मंडलम, राजधानी इनकी थी कांची, ठीक है ना। कांची तमिलनाडु में है आज का, उस समय कांची कहा जाता था, आज इसे कांचीपुरम कहा जाता है, ठीक है। और शोर मंदिर भी देखिए नरसिंह वर्मन सेकंड ने पहले तो पूर्ण अवतार माना, किसका, तो शिव का। तो ये सवाल बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि कौन सा ऐसा शासक था जो अपने आप को कंप्लीट इनकारनेशन मानता था भगवान शिव का, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए इसने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, ये भी आता है किसने बनवाया था, और शोर मंदिर महाबलीपुरम में। तो एक तो ये नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में। दूसरा देखिए कैसे ये धार्मिक रूप से सहिष्णु हैं। नरसिंह वर्मन सेकंड खुद तो शैवाइट है, लेकिन चीनी बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाता है, कहां पे, नागपट्टिनम में। चीनी पैगोड़ा भी इसको कहते हैं, पहले भी मैंने लिखवाया है, तो नागपट्टिनम में। तो अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा पल्लव शासक था जिसने चीनी पैगोडा या चीनी बौद्ध विहार बनवाया, तो नरसिंह वर्मन सेकेंड, और कहां पे बनवाया, तो नागपट्टिनम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बन सकता है। ये बात हो गई। नंदी वर्मन थर्ड भी देखिए शैव है। तो देखिए मानते सब प्रमुखता किसे दे रहे हैं,
या तो शैव धर्म को या वैष्णव धर्म को, लेकिन सहिष्णु है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इनमें। कैसे? आप देखिएगा कि इन संतों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्यों? देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है। यहां देखिए महिला संत भी है, तो लिबर्टी है महिलाओं की। आप भी चाहे तो, हालांकि एक ही थी उस समय, लेकिन लिबर्टी तो है तभी ये बनी, संत बनी। दूसरा देखिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, यानी ये नहीं है छुआछूत वाला, भेदभाव वाला कि अगर वो नीची जाति का है तो वो वैष्णव धर्म नहीं ग्रहण कर सकता है या शैव धर्म नहीं ग्रहण कर सकता है। तिरुमंगई इसके बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो शूद्र थे, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे नंदीवर्मन द्वितीय के समय में। तो इस तरह से हमने आपको रिलीजन के बारे में बता दिया। आप चाहें तो एक बार ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए, तो इसके बाद अब हम देखेंगे लिटरेचर और एजुकेशन को। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो देखिए लिटरेचर एंड एजुकेशन में आप समझिए कि उस समय कांची, जो कि पल्लवों की राजधानी थी, एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, लर्निंग सेंटर था। ठीक है, और यहां पे घटिका, घटिका कहते किसको थे, वहां पे बहुत सारे मोनेस्ट्रीज और लर्निंग सेंटर्स आप कह सकते हैं बनाए गए। पल्लव शासकों ने घटिकाओं की स्थापना की। यानी कि घटिका क्या थे, अगर कहीं पूछ दिया जाए तो घटिका लर्निंग सेंटर्स थे, शिक्षा के केंद्र थे, शिक्षण संस्थान थे। तो आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपको मिलेगा। और यहीं पे एक वात्स्यायन नाम के एक टीचर भी हुआ करते थे, फेमस टीचर, जिनकी की एक किताब थी न्याय भाष्य। ध्यान रखिएगा न्याय भाष्य किसका लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है वात्स्याय का। ये टीचर थे कहां पे, कांची में। ठीक है, ये कांची में ही टीचर थे। ठीक है, कांची में, ऐसे कीजिएगा, कांची में टीचर थे ये, इसी लर्निंग सेंटर में कहीं होंगे, कांची में ही। तो ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, सही था, कांची में, घटिकाओं में कहीं होंगे, किसी शिक्षण संस्थान में होंगे। ठीक है, अब देखिए पल्लवों के काल में संस्कृत का डेवलपमेंट होता है, संस्कृत भाषा और साहित्य का, यानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, दोनों यहां पे देखेंगे कि इसका विकास होता है, अच्छा खासा विकास होता है। अब देखिए एक शासक थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। हमने महेंद्र वर्मन प्रथम पहले भी पढ़ा है, जहां शासकों को हमने देखा था। वहां इनकी दो बुक, एक मत विलास प्रहसन और दूसरा भगवद रज्जुक, दो किताबें थी। मत विलास प्रहसन जो है एक हास्य है, ठीक है ना, हास्य बुक है ये हास्य व्यंग की किताब है। और इसमें बौद्ध और कपालिक एक तरह के शैव होते हैं। ठीक है, इन दोनों का मजाक बनाया गया है। मजाक, मैंने यहां पे मजाक लिख दिया है। ठीक है ना, मजाक बनाया गया है, तो इसलिए इसको हास्य व्यंग माना जाता है, क्योंकि बौद्धों का और कपालिकों का मजाक बनाया गया। तो ये आपके लिए सवाल में सवाल यहां से बन सकता है कि मत विलास प्रहसन किसका लिखा हुआ भाई, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट का। किस तरह की बुक है, हास्य व्यंग, कॉमेडी, कुछ भी कहेंगे। और किसका मजाक उड़ाया गया है, हाँ, किसकी मौकरी की गई है, तो वो बौद्धों की और कपालिकों की। कपालिक एक तरह के शैव धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, शैव जो है मत है, शैवाइट्स होते हैं, ये शैव धर्म के फॉलोअर होते हैं। ठीक है, और दूसरी किताब भगवद रज्जुक, ये कि नरसिंह वर्मन प्रथम का। ठीक है, तो ये शासक थे। उसी तरह से भारवी एक स्कॉलर हैं, भारवी जो कि बहुत ही बड़े स्कॉलर थे और ये कोर्ट पोएट थे। हाँ, सिंह विष्णु जो फाउंडर थे, सिंह विष्णु, जिनको वास्तविक संस्थापक माना गया है 575 एडी में पल्लव वंश का। तो ये संस्कृत के विद्वान थे। देखिए संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने एपिक लिखा, महाकाव्य लिखा। ठीक है, एपिक ऐसे कर दीजिए, एपिक, तो महाकाव्य लिखा इन्होंने, किराता जुर्नियम। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारवी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आया हुआ है कई बार। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दंडिन जो कि कोर्ट में थे, किसके, ये भी बड़े स्कॉलर हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। तो इनकी दो किताबें हैं,
ठीक है, एक है काव्यादर्श और दूसरा दासकुमार चरित। तो ये भी मैंने आपको रूलर्स वाले पार्ट में लिखवा दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दंडिन भी बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर माने जाते थे पल्लवों के समय, तो इनकी 2 किताबें हैं, काव्यादर्श, दासकुमार चरित। उसी तरह से तमिल में तिरुवल्लुवर ने एक किताब लिखी, कुराल, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, किस भाषा में है कुराल, तो तमिल में है। तो ये पूछा भी गया है कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। इसी तरह से पेरुन देवनार थे, और पेरुन देवनार जो हैं ये कोर्ट स्कॉलर हैं, दरबार में ये विद्वान थे, एक दरबारी विद्वान थे, किसके, नंदीवर्मन तृतीय के दरबार में ये बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक भारत बेड़वा, याद रखिए, भारत बेड़वा, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू तमिल। ये क्या है भारत बेड़वा, तमिल में महाभारत का अनुवाद, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारता इन तमिल। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कहां कहां से सवाल बनते हैं। तो एक तरह से देखा जाए संस्कृत भाषा का, लिटरेचर का और तमिल भाषा और लिटरेचर का अच्छा खासा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कहां पे, पल्लवों के शासनकाल में। और इन्होंने संस्कृत के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। उसके अलावा इन्होंने शिक्षण संस्थाएं जो बनाई थी, जिन्हें घटिका कहा जाता था। कांची में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं बनी थी, ठीक है, मोनेस्ट्रीज और लर्निंग सेंटर्स भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये बनाया था, और वहाँ पे देखिए वात्स्याय एक बहुत ही बड़े टीचर थे, शिक्षक थे, हाँ, इन्हीं शिक्षण संस्थाओं में थे। और इनकी बुक न्याय भाष्य, ये भी, हाँ, न्याय भाष्य ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। यहां पर देखिए, जहां तक फूड हैबिट्स की बात है, राइस, मिल्क, कर्ड, नॉन वेजिटेरियन खाना, यानी वेजिटेरियन भी था, नॉन वेजिटेरियन भी था। तो ये बहुत ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक हमारा पॉइंट था। पहनावा का भी कह सकते हैं, धोती होती लोग पहनते थे, तो वो आपको कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, घटिका देख लिया आपने, लर्निंग सेंटर को क्या कहा जाता था, घटिका। यहाँ पे कौन एक टीचर थे, वात्स्याय, ठीक है, वत्स्याय या वत्स्य जो भी है, एक शिक्षक थे। इनकी किताब न्याय भाष्य इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ दिया जाए आपसे। हाँ, किन किन भाषाओं का विकास हुआ, अगर आ जाए ऑप्शन में संस्कृत का, तमिल का, तो आप देंगे संस्कृत और तमिल, इसको देंगे कि इनका विकास हुआ इनके समय में, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट की किताब मत विलास प्रहसन किसकी किताब है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है भाई, तो ये एक हास्य व्यंग्य की किताब है, ठीक है। पूछा जाए कि ये किसका मजाक उड़ाया गया है, अगर हास्य किसकी मौकरी की गई है, तो बौद्धों की और कपालिकों की। कपालिक कौन थे भाई, तो कपालिक शैव धर्म के फॉलोअर थे, ठीक है। या भारवी किसके दरबार में थे, तो भारवी सिंह विष्णु, जो कि फाउंडर हैं, रियल फाउंडर हैं, वास्तविक संस्थापक हैं पल्लव डायनेस्टी के, उनके कोर्ट में थे। और ये संस्कृत किस भाषा के थे, तो संस्कृत के थे, ठीक है। इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा, किरातार्जुनीयम, या पूछा जाए किरातार्जुनीयम किसका लिखा हुआ है, तो भारवी का। भारवी किसके दरबार में थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में थे, ठीक है। मतलब सिंह विष्णु का संरक्षण मिला हुआ था, तो जैसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। दंडिन के बारे में, काव्यादर्श और दासकुमार चरित किसका लिखा हुआ है, दंडिन का। दंडिन किसके कोर्ट में थे, या किसका उनको संरक्षण था, किस शासक था, तो नरसिंह वर्मन सेकंड का। तिरुवल्लुवर की किताब के बारे में पूछा जाए कि कुराल किसका लिखा हुआ है, तिरुवल्लुवर का, और किस भाषा में, तो तमिल में। बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं। और भारत बेड़वा क्या है भाई, तो तमिल अनुवाद है महाभारत का, हाँ, तमिल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारता, ये भारत बेड़वा है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, या भारत बेड़वा जो कि महाभारत का तमिल अनुवाद है, उसके रचयिता कौन है, तो पेरुन देवनार। और ये किसके कोर्ट स्कॉलर हैं, किसके दरबार में ये बड़े विद्वान थे, तो नंदीवर्मन थर्ड के दरबार में ये थे। और बाकी तो फूड हैबिट्स हमने बता ही दिया। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट 3 पॉइंट भी खत्म कर लिया। पहले हमने एडमिन और सोसाइटी खत्म किया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज रिलीजन, लिटरेचर एंड एजुकेशन और फूड हैबिट्स को हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हमारा पूरा होगा आर्ट एंड कल्चर का, और इसी के साथ हमारा दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।